जिससे मुझे थोड़ा सा डर लगता है। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से वो ऑनलाइन नहीं आई। अच्छी बात है ना आए। ओके, तो एक बंदे ने तो जुर्माना जमा कर दिया है। ठीक है, बाकी बाकी सोचो क्या क्या करना है आप लोगों ने। एक ये भी सामने हाँ, ये सामने आ गए इसलिए मैंने इसको जगह दी सामने, आज इसकी बारी है। ठीक है, अच्छा, मैं ब्लेंडर ऑन कर लेता हूँ। ब्लेंडर का जो सॉफ्टवेयर है ना, ये मेरा फुल टाइम यूज़ नहीं करता मैं। ठीक है, तो समटाइम्स ऑप्शंस, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप कौन कौन से को फॉलो करोगे। तो मेरी प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे सबको फॉलो करना होता है, तो समटाइम्स मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। जैसे कल क्या भूल गया था मैं, वो पिक्चर रोटेट नहीं हो रही थी, हालांकि वो ऐसे हो गया था। समटाइम्स आपका दिमाग स्टक हो जाता है, तो आपको नज़र नहीं आती चीज़ें। ठीक है, ओके, मैं अपना वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने आज ही किया है कैफ़े में बैठकर ही। ठीक है, तो इसको फिर मैं बताता हूँ कि इसके साथ मैंने क्या क्या किया, और हम फिर इसी को करते हैं। मैंने रेंडरिंग सेटिंग्स जो है वो बहुत लो रखी हैं। जो इसकी सैम्पल्स होते हैं, ये मैंने 1 रखी है। ठीक है, आपने 100 पे रखी थी ना, मैंने 1 रख दी है, क्योंकि इधर मैं चेंज करूँगा उधर वो चलता जाएगा, तो प्रॉब्लम होगी। तो मैंने सेटिंग्स 1 रखी है। एनी हाउ, हम उसकी तरफ जाते हैं फिर। कल हमने ये बॉटल कर ली थी, लेबल कर लिया था, लेकिन लेबल में इशू जो आ रहा था, वो मैडम हमें बार बार कह रही थी कि मिरर कर दो, मिरर कर दो। हम नहीं कर रहे थे, वो मिरर से ही ठीक हो गया था। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और ये कैप वाला मैंने दोबारा करना है, और ये लेबल वाला मैंने सिर्फ समझाना है कि मैंने कैसे किया था। ठीक है, तो लेबल अप्लाई तो मैंने कर लिया था। सनम, आप मुझे व्हाट्सएप किया करो। ठीक है, कोई बात हो तो मुझे व्हाट्सएप किया करो। एक स्टूडेंट हमारे यूएई से ऑनलाइन है इस वक्त। ठीक है, बड़े लोग हैं हम भाई। ओके, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और ये हमारे पास वो लेबल था। ठीक है, और इस तरह मैंने सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर मटेरियल पे आया। पहले एक प्लस का बटन क्लिक किया तो एम्प्टी मटेरियल आया, फिर मैंने असाइन किया, फिर न्यू पे क्लिक किया, और यहाँ पर अपनी जो इमेज है वो ब्राउज़ कर दी। ठीक है, कल वाली वीडियो में वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। फिर यहाँ पर इशू क्या आ रहा था कि हमारे पास ये इमेज जो है ये फ्लिप थी, ये सीधी नहीं हो रही थी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि आप, मुझे वैसे दोनों नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा इस साइड पे आ जाओ ना, ये मैं घुमा लेता हूँ। असल में मुझे कोई नज़र नहीं आता, फिर मैं तंग करता हूँ बहुत ज़्यादा उनको। तो अपनी जान प्यारी है तो फिर सामने बैठा करो। ठीक है, अच्छा, तो मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पर गया, और फिर यहाँ पर मैं आया आई थिंक यूवी एडिटर में, और ये मैंने सेलेक्ट करके ना, मैं यहाँ पर आऊँ इमेज में, आई थिंक इमेज में था, कहाँ पर ये है, सॉरी, यूवी में मैं आया मिरर, और ये एक्स और वाई इनको मैंने ट्राई किया, तो एक्स से तो नहीं, वाई से ये वापस फ्लिप हो गया। तो आपकी बात सही थी। ठीक है, सॉरी। अच्छा, ओके, तो इस तरह मैंने ये इमेज सीधी कर दी। अब मैंने बाकी काम किस तरह किया है, अब हम वो कर लेते हैं। ठीक है, तो बाकी कामों में हमारे पास इसका फाइनल लुक ये रहता था। इस सेट को मैंने कैसे इस तरह कर दिया, ये रहता है चीज़, नीचे मैंने ये चीज़ें बना ली, और एक कैप का हमारे पास रहता था कि कैप के साथ हमने क्या किया था, क्या टेक्सचर अप्लाई किया था, कैसी चीज़ें की थी। तो अब हम वो कर लेते हैं। ओके, तो मेरे क्लास में बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी भी कुछ मिसिंग है। ओके, तो अब मैं करता ये हूँ
कि सबसे पहले मैं कैप वाला हिस्सा ट्रीट कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे और चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं वापस यहाँ पर इस विंडो में आता हूँ शेडर एडिटर में, और मैं यहाँ पर आता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में, और ये वाली प्रीव्यू ऐसी ही रहेगी। और एक कैमरा का भी इशू था, तो कैमरा भी आज सेट कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, आज हमने इस प्रोजेक्ट को फाइनल करना है एक्चुअल में। ये मैंने कैप सेलेक्ट किया, और इस कैप पे जो टेक्सचर चाहिए था ना वो मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन मैंने कैसे किया हुआ है वो मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने करना ये है कि आपने इस कैप को क्लिक किया, फिर उसके बाद आप आए एडिट मोड में, और इसके ये सारे रिंग्स सेलेक्ट किए लूप सिलेक्शन टूल के थ्रू, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने एक पे क्लिक करना है, फिर ऑल्ट के साथ मैं कीज़ भी ऑन कर लेता हूँ। ये मॉनिटर थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है ना, तो जो लोग एन के यूज़ करते हैं मैं भी उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। ओके, तो मैंने ऑल्ट के साथ इसको क्लिक किया और ऐसे क्लिक किया, तो मेरे पास पूरा लूप सेलेक्ट हो गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं मटेरियल में आया, ठीक है, और मटेरियल में मैंने प्लस का बटन क्लिक किया और डायरेक्ट असाइन भी कर लिया, ठीक है। अब एम्प्टी है, कुछ मटेरियल अप्लाई नहीं है। जब मैंने असाइन कर लिया ना, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास ये चीज़ बहुत लेंथी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो वो टेक्सचर सिर्फ हाफ ही जगह पर अप्लाई हुआ है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बचता है, ठीक है। तो इसको हमने ठीक करना है। तो कैसे ठीक करेंगे, कंट्रोल और जो आपका नंबर पैड होता है आपकी कीबोर्ड में, उसमें आपने प्लस का बटन क्लिक करना है, ठीक है। प्लस का बटन क्लिक करोगे ना, तो ये अपने इर्द गिर्द या जो एक्स्ट्रा एरिया बचते हैं वो भी सेलेक्ट कर लेता है। तो अगर मैं दोबारा प्लस क्लिक करूँ तो साथ में वो नीचे एरिया भी सेलेक्ट कर रहा है, तो हमें वो नहीं चाहिए नीचे वाला एरिया, हमें सिर्फ सेंटर वाला एरिया चाहिए। तो मैं माइनस कर देता हूँ और एक माइनस और कर देता हूँ, ठीक है। और अब अगर आप असाइन करो तो अब देखो वो पूरा प्रॉपर असाइन हो गया, ठीक है। पता नहीं ये ब्लेंडर में क्यों होता है, मुझे भी नहीं समझ इसका, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। दूसरे सॉफ्टवेयर में आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे ये फ़ौरन अप्लाई हो जाएगा। एनी हाउ ये अप्लाई हो गया। और इसके लिए मैं एक न्यू टेक्सचर बना लेता हूँ, और न्यू टेक्सचर बनाने के लिए जब मैंने न्यू पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको ना विथ टेक्सचर ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरे पास क्या नज़र आ रहा है। ठीक है, ये टेक्सचर मैंने बना दिया। अब इस टेक्सचर में ना मैंने बम्प मैप डालना है और नॉइज़ डालनी है। बम्प मैप समझते हो, बम्प डिज़ाइनर्स को तो पता होता है बम्प। ओके, मुझे उर्दू का सही वर्ड नहीं पता, लेकिन बाज़ औक़ात आप कार्ड होता है या कोई भी सरफेस होता है, आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो होता है, उस पर जब आपका नाम लिखा होता है उस पर आप उंगली इस तरह करते हो ना, तो वो उभरा उभरा सा वो हिस्सा होता है, ठीक है। कुरदरा सा होता है, उभरा हुआ सा होता है, आई डोंट नो जो भी बोलते हैं इसको, लेकिन वो उंगलियों पे फील होता है कि वो आपकी तरफ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बम्प बोलते हैं, ठीक है। तो 3D में भी हम वैसे कर सकते हैं, लेकिन बम्प से पहले हमने इसमें नॉइज़ डालना है। नॉइज़ इन अ सेंस कि जो इसका कैप है ना, वो मैं आपको कौन सा सरफेस दिखाऊं यहाँ पर। हाँ जी, लेदर टाइप का है एग्जैक्टली, उसमें वो टेक्सचर सा बना होता है, जिस तरह इस दीवार में टेक्सचर सा बना होता है। अगर आप गौर से देखोगे करीब से तो फिर आपको वो चीज़ें नजर आएंगी। तो हमने उस तरह का बनाना है, तो उसके लिए हम नॉइज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर एक न्यू वो बना लेते हैं, शिफ्ट ए क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे पास एक मेन्यू आ जाएगी और मैंने यहाँ पर लिखना है नॉइज़, ठीक है। और नॉइज़ टेक्सचर पे क्लिक करें, ये मेरे पास इधर आ जाएगा। लेकिन इस नॉइज़ के साथ अभी हम कुछ कर नहीं सकते, मतलब इसका ओवरऑल स्केल बढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसमें और मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकता। यूवी मैपिंग समझते हो, यूवी मैपिंग कल ही की है, अल्लाह के बंदो कल ही की है मैंने। ये जो मैंने लोगो अप्लाई किया था ये वाला,
तो आपको याद है इसका एक साइड कट रहा था, तो फिर मैंने प्रॉपर वो सेट किया, इसको यूवी मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वही वाली चीज़ हमने इसके साथ भी करनी है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास टेक्सचर है और मुझे इसमें और भी सेटिंग्स चाहिए। मुझे इसका क्या कहते हैं, अप डाउन स्केल चाहिए, पोजीशन चाहिए, और लेफ़्ट राइट भी पोजीशन और स्केल दोनों प्रॉपर्टीज़ चाहिए। तो वो प्रॉपर्टीज़ मैं कैसे वो करूँगा, एक्टिवेट करूँगा। तो यहाँ पर बहुत ईजी है, आपने यहाँ पर आना है इस वाले नोट पर और कंट्रोल टी का बटन क्लिक करना है, कंट्रोल टी। तो इसके अंदर जो और प्रॉपर्टीज़ है ना, पोजीशन की, रोटेशन की, उस नॉइज़ को कंट्रोल करने की, वो आपके सामने आ जाती है। अच्छा, आप लोग जब कंट्रोल टी करोगे ना तो आपके साथ ये होगा नहीं, ठीक है। आपके सामने ये वाले पैनल्स नज़र नहीं आएंगे। इस वाली चीज़ तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने कंट्रोल टी कर दिया तो मेरे पास ये उसकी डिटेल्स आ गई। अब इस मैप को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन जब आप लोग कंट्रोल टी करोगे तो आपके पास ये ऑप्शंस खुलेंगे नहीं, क्योंकि ये हमने एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। तो मैं जाऊँगा एडिट में, प्रेफरेंसेस, यहाँ पर आना है आपने ऐड ऑन में, यहाँ पर आपने लिखना है नोड, NODE। नोड आप लिखेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, नोड रैंगलर, ठीक है। ये डिसेबल होगा। रैंगलिंग इसको बोलते हैं, ये जो एक ही उससे 2-3 और निकल चाहिए, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो निकल है। आप लोगों के तो सर से उड़ रहा होगा ना, इट्स ओके, ऐसा ही होता है स्टार्ट में, डोंट वरी। अच्छा, नोड रैंगलर पे आपने क्लिक करना है और इसको एक्टिवेट करना है। तो जब आप इसको एक्टिवेट करोगे तो फिर जब आप किसी भी उस पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल टी इस पे करता हूँ, तो इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो मेरे सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने टेक्सचर बना दिया। नेक्स्ट मुझे इसमें बम्प मैप भी चाहिए। ये लेदर जैसा टेक्सचर तो मैं दे दूंगा, लेकिन लेदर जैसा खुरदरा सा भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और शिफ्ट एक क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा मैं बम्प, ठीक है, और बम्प मैंने लिख दिया। अब कल आप लोग इतना बोर हो गए थे ना, इसलिए मैंने ये चीज़ें फिर आज के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि ये कल अगर मैं सिखाता तो ये और बोरिंग हो जाता। यहाँ पर नोट्स को सेलेक्ट कैसे करना है, आपने ये वाला क्लिक करना है और इसके हाइट पे आना है। बम्प अगेन खुरदरेपन को कहते हैं, तो वो एक्चुअली हाइट ही है, ठीक है। किसी सरफेस पर आपने कुछ रखे उसकी हाइट है। तो मैंने वो फेस को हाइट के साथ कनेक्ट किया और नॉर्मल को नॉर्मल के साथ कनेक्ट किया। अब आपको कुछ दिख रहा है ना यहाँ पर। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में चला जाऊँ तो ये मेरे पास इस तरह दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मुझे वाइट में नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक में चाहिए। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और इसको मैं ब्लैक करूँगा, ठीक है। दूसरा, ये बहुत बड़े बड़े स्पॉट्स हैं, मुझे इनको काफ़ी छोटा करना है, मज़ेदार करना है। जिस तरह इस दीवार में आपको नज़र ही नहीं आ रहा इतने छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, ठीक है। तो हमने भी वैसे ही करना है। तो आपने नॉइज़ टेक्सचर में आना है और यहाँ पर ये स्केल जो है ये आप फॉर एग्जांपल 100 कर दो। देखो अब वो बन गया, वैसे टेक्सचर बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा मज़ीद सेट करना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और जो इसकी स्ट्रेंथ है ना, ये मैं थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा है। याद रखिए जब भी आप बम्प मैप वाला काम करते हो ना, तो उसकी स्ट्रेंथ जितना कम हो सकता है रखो, क्योंकि ये ज़्यादा रखोगे ना और इसको बाद में आप एनिमेट करोगे और इसका मूवी निकालोगे तो इसमें वो फ्लिकरिंग सा आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये फ्लिकर करेगा, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। बम्प उतना ही देना है जिससे आपका ऑब्जेक्ट बस थोड़ा सा बेहतर लगे, ज़्यादा नहीं डालना। तो मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ, ऑलमोस्ट इतना, ठीक है। और अभी भी ये जो सरफेस है ना, ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बड़ा सा दिख रहा है। तो दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से साइज़ बढ़ा दो मज़ीद, तो भी कंट्रोल में आ सकता है,
या यहाँ से यूवी मैपिंग की साइज़ बढ़ा दूँ। अगर मैं एक्स का साइज़ कम करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो देखो आपके पास क्या क्या चेंजेस आ रही होंगे। अब मैं इसका अगर कम कर दूँ तो किसी ख़ास डायरेक्शन में भी आप उसको बना, अब कितना मज़ेदार हो गया देखो। ठीक है, कोई भी परफ्यूम का कैप होता है ना, या बहुत सारी चीज़ों के कैप्स पे इस तरह का सरफेस होता है, और वो उंगलियों के साथ जब आप उसको टच करते हो तो वो फील होता है कि इस पर कुछ टेक्सचर है। तो इस तरह हमने कैप बना लिया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या किया था, अच्छा यहाँ पर एक गलती तो नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रोसेस मैंने उल्टा कर दिया। आपने करना ये है ना कि आपने इस कैप पे आना है, सबसे पहले आपने ये मेटालिक वाला पार्ट इस पे अप्लाई करना है। मेटालिक पार्ट अप्लाई करने के बाद फिर ये वाला पार्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल इसी को क्लिक कर लेता हूँ, इसी कैप को, और मैं एक मेटालिक टेक्सचर बनाता हूँ इसके लिए। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, पहले तो मैं एडिट मोड में चला जाता हूँ, और आई थिंक कंट्रोल आई, जो सिलेक्शन है उसका इन्वर्ट सेलेक्ट करना है। तो कंट्रोल आई का बटन क्लिक करो तो ये ऊपर वाला हिस्सा इसका सेलेक्ट हो गया। और फिर यहाँ पर क्या करना है, न्यू मटेरियल बनाना है, फ़ौरन असाइन भी कर देना है, और फिर न्यू पे क्लिक करके, और इसमें कुछ ख़ास हमने करना नहीं है। इसमें जस्ट आपने ये मेटालिक वाला, अगर आपने शाइनी मेटल टाइप की चीज़ बनानी हो तो ये मेटालिक वाली वैल्यू आपने बढ़ानी है। ब्लेंडर में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, जैसे मेटालिक है ना, तो इन्होंने नाम भी मेटालिक ही रखा है। इससे आम बंदे को पता चल जाता है कि क्या मतलब हो सकता है। अब अगर आप माया में जाओ, 3D स्टूडियो मैक्स में जाओ, किसी और सॉफ्टवेयर में जाओ, तो उन्होंने इनके नाम थोड़े से डिफरेंट रखे हैं। तो नए यूज़र को कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाती है कि मैं इसको छेड़ूंगा तो क्या होगा। ठीक है, तो उसमें आपने टेस्ट करना है। इसमें मेटालिक से आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि मेटलनेस बता रहे हैं। तो ये ब्लेंडर का थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इस वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, जितनी आपकी मर्ज़ी है बढ़ा दें। ठीक है, और अब अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊँ तो मेरे पास वो मेटालिक आ गया है, लेकिन अभी भी ये प्रॉपर मेटालिक नहीं है जिस तरह हमें चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा। दो चीज़ें याद रखो, हाँ, मेटालिक और रफनेस। अगर मेटालिक आपने बढ़ानी है, आपने ज़्यादा मेटल और ज़्यादा शाइनी दिखाना है, तो रफनेस कम करनी है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा मेटल भी चाहिए और थोड़ा सा सॉलिड भी वो चाहिए, तो फिर आप रफनेस थोड़ी सी रखो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं रफनेस यहाँ पर, ये आपके पास अब ये नज़र आ रहा है इस तरह। तो अगर मैं रफनेस बढ़ाता हूँ तो ये बिल्कुल वाइट हो गया। इससे वो रिफ्लेक्टिविटी या जो मेटलनेस थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि हमने रफनेस बढ़ा दी। लेकिन अगर रफनेस मैं कम करूँ, फॉर एग्जांपल मैं 0 कर दूँ, तो ये देखो कितना शाइनी हो गया। ठीक है, ये देखें, तो बाज़ों का इतने शाइनी सरफेसेस नहीं होते। फॉर एग्जांपल किसी परफ्यूम की बॉटल भी है ना, वो इतनी शाइनी नहीं होती, तो हम थोड़ी बहुत रफनेस डाल देते हैं, ऑलमोस्ट इतना, ताकि हमारे पास वो सिल्वर भी लगे और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आउट भी ना लगे। कैप क्लियर हो गया, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, नेक्स्ट मैंने क्या किया था, क्लास आज आपकी जल्दी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, 7 बजे तक मुक जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैंने ये वाला शेप जो है, ये तो मैंने कल आपके सामने ही बनाया है। ठीक है, इसके साथ मैंने किया क्या है कि जस्ट एक मटेरियल अप्लाई किया है, तो वो मैं आपके सामने दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, ये कलर मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये वाला मटेरियल जो पहले मैंने अप्लाई किया था ये इस तरह था। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मटेरियल्स में आके न्यू मटेरियल बनाया है, और फिर फ़ौरन इसकी न्यू पे भी क्लिक करो, और फिर यहाँ पर आओ, पहले तो कलर चेंज करो। तो मैंने पर्पल सा कलर रख दिया था, तो मैंने वो कोड कॉपी कर दिया, तो ये पर्पल हो गया। ठीक है, लेकिन मसला ये था कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई सा लग रहा था, ये पूरा बैकग्राउंड मेरा। तो मैं इसकी वो ड्राइनेस ख़त्म करने के लिए इसमें रिफ्लेक्शन डाल रहा हूँ। तो कैसे डालेंगे अब इसमें रिफ्लेक्शन, एक ही बंदी जाग रही है, हाँ, पहले मेटालिक तो डालो, फिर रफनेस कम करेंगे। ठीक है, तो मैं मेटालिक को बढ़ा देता हूँ ऑलमोस्ट इतना। ठीक है,
और अब इसकी जो मेटलनेस की इंटेंसिटी को मज़ीद अगर कंट्रोल करना है तो आप रफनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं रफनेस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ऑलमोस्ट इतना कम करना है ना कि यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना, ऑलमोस्ट इतना। ठीक है, तो मैंने इस तरह एक सिंपल सा मटेरियल इस पे अप्लाई किया था। अब नेक्स्ट जो चीज़ है ना जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी लाइटिंग। ओवरऑल के लिए हमने एक लाइट लगा दी, जो हमारा मेन सोर्स लाइट है वो था HDRI जो हमने कल लगाई थी। ठीक है, वो वाला टॉपिक अपलोड भी हो गया है गूगल क्लासरूम में, किसी ने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा वो। अच्छा, मास्टर हमने एक लाइट लगा दी ताकि हमारा पूरा सीन जो है ना वो एलिमिनेट हो, उसमें सारी चीज़ें हमें दिखाई दे। तो उसके लिए हमने एक पूरा ग्लोब लगा दिया, उस पर HDRI अप्लाई की। अब जो है, अब हमारे पास ये मॉडल है, अब इस मॉडल के अंदर शीशा है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब सी दिख सकती हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इसकी जगह कोई टेन होता, जिस तरह पेप्सी के केन्स होते हैं, कोई प्लास्टिक, शाइनी प्लास्टिक होता, कौन सा क्रीम है, फेयर एंड लवली का चलो कोई प्रोडक्ट है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत शाइन होता है। ठीक है, कोई और मॉडल होता, कोई और प्रोडक्ट होता, इस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास। प्रोडक्ट लाइटिंग में एक फार्मूला याद रखो, वो हमेशा अप्लाई करो, बाद में सिचुएशन के हिसाब से आप थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर सकते हो। हमेशा 3 पॉइंट लाइटिंग किया करो। ठीक है, 3 पॉइंट लाइटिंग मैं थोड़ा सा पेंट में समझा देता हूँ और फिर हम वो बना लेते हैं। आप लोग सिर्फ ड्रामास देखते हो ना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हमें वो भी नज़र आती हैं। आज आप जाओगे ना कोई भी ड्रामा, कोई भी कुछ ओपन कर लो, स्पेशली ड्रामाज में ये आपको ज़्यादा देखेगा, तो जो कैरेक्टर बैठा होगा बातें कर रहा होगा, तो उसका एक साइड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रोशनी होगी, दूसरी साइड पे इतनी रोशनी होगी कि उसका फेस थोड़ा सा नज़र आएगा, लेकिन एक साइड पे ज़्यादा होगी। ठीक है, और फ्रंट पे भी उसकी थोड़ी सी रोशनी होगी। अब फ्रंट वाली आपको समझ नहीं आएगी, इस वाली भी समझ नहीं आएगी, लेकिन इस साइड वाली या इस साइड वाली, एक साइड पे लाइट ज़्यादा होती है, उसको देख के आपको आइडिया होगा कि किस साइड पे मेन लाइट है, फिर दूसरी लाइट्स है, फिर ऑन लाइट्स है। हमने वही करना है। ठीक है, तो जब भी आप प्रोडक्ट मॉडलिंग करो या प्रोडक्ट लाइटिंग करो, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपने 3 पॉइंट लाइट कैसे करनी है, तो आपने करना ये है कि एक लाइट, मैं लाइट येलो ले लेता हूँ, एक लाइट आपने यहाँ से लगानी है। ठीक है, एक लाइट आपने यहाँ से लगानी है। ठीक है, एक लाइट आपने टॉप से लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो जाती है, डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे, आपके मॉडल पे, आपके प्रोडक्ट पे। समटाइम्स हम फ्रंट से एक लाइट देते हैं, बिल्कुल फ्रंट से, ताकि इन दोनों लाइट्स की इंटेंसिटी को वो मर्ज करे और वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन समटाइम्स आपको फ्रंट लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये 3 लाइट्स ही आपका काम पूरा कर लेते हैं। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि ये जो ऊपर का टॉप का जो लाइट है, इसको टॉप पे लगाने की बजाय आप पीछे से भी लगा देते हो, अगर कोई ग्लॉस वाला ऑब्जेक्ट हो, जैसे मेरा वाला है, लेकिन इसमें फिर भी बीच में वो है ना ब्लू स्प्रे है, तो वो कवर्ड है। ऐसी कोई चीज़ आ सकती है कि जिसमें पूरा टोटली ग्लास हो, तो फिर आप उसके पीछे भी एक लाइट लगा लो, तो उसकी वो रिफ्लेक्शंस, वो जो ग्लास की अपनी होती है ना, वो थोड़ी सी निकल आती। ठीक है, इसको हम रिम लाइटिंग भी बोलते हैं, 3 पॉइंट्स लाइटिंग भी बोलते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पर मैंने किया हुआ है, अभी मैं आपके सामने दोबारा करता हूँ। ठीक है, हमारे पास HDRI लगी थी ना, वो तो ओवरऑल लाइट को कंट्रोल कर रही है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप देखो, इसके ऊपर जो रिफ्लेक्शंस है, ये वाइट रिफ्लेक्शन आ रही है, यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। इनको अगर कंट्रोल करना हो, आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि यार मुझे ये जो रोशनी वाली, ये वाली जो लाइट है, ये यहाँ नहीं चाहिए, ये मुझे यहाँ चाहिए या थोड़ा सा पीछे चाहिए। ठीक है, तो HDRI को आप घुमाओगे तो HDRI से पूरी लाइटिंग चेंज होगी।
हालांकि आपका क्लाइंट कह रहा है कि मुझे बाकी सब कुछ पसंद है, मुझे सिर्फ इसकी ये शाइन कंट्रोल करनी है, इसके लिए हम 3 पॉइंट लाइटिंग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से लाइट होती है ना, तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसके एजेस जो होते हैं वो ब्राइट हो जाते हैं, तो आपका पूरा जो मॉडल होता है ना उसमें वो डेप्थनेस नज़र आती है और वो थोड़ा सा पॉप अप करके आपको दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, वो हम इसलिए करते हैं। उसको हम साइडों से रोशनी देते हैं ना, तो एक आउटलाइन सा उसका रोशनी का आउटलाइन बन जाता है उस प्रोडक्ट का, तो वो बड़ा पॉप अप करके आपको दिखाई दे रहा होता है। जिस तरह हम फोटोशॉप वगैरह में किसी चीज़ को आउटलाइन देते हैं, जैसे वाइट टेक्स्ट है, अगर हम उसको ब्लैक आउटलाइन दे देते हैं तो वो पॉप अप करके दिखाई दे रहा है, इस तरह सेम इसमें भी। ठीक है, तो हम लाइट्स बना लेते हैं। तो मैंने पहले से ही लाइट बनाई हुई थी। इसको मैं क्लिक करके थोड़ा सा देख लेता हूँ कि मैंने इसके साथ क्या क्या किया हुआ था, और फिर आपके सामने मैं दोबारा बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये लाइट भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ से शाइन गायब हो गई। अब अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ, इस वाली लाइट को, इसको देखो, अभी देखो ये ब्लैक हो गया। ठीक है, ये देखो कितना बुरा लग रहा है। अब इस तरह हम अगर टॉप वाला डिलीट कर दें, तो टॉप वाले ने इतना ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन अब देखो अब आपका मॉडल कैसे दिख रहा है। ये देखो ये ब्लैक 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 ब्लैक, ये सारी चीज़ें। हालांकि हमने HDRI लगाई हुई है, लेकिन हम HDRI की कोई कुछ बोल रहे हैं। ओके, आवाज़ तो आ रही है, वो इस कमरे में भूत भी है, नो वरी। ठीक है, तो ये देखो इतना ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो आपका क्लाइंट कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका मॉडल जो है इतना बुरा सा दिखे। तो हम 3 पॉइंट लाइटिंग करते हैं। अच्छा, नीचे मैंने क्या किया है, नीचे मैंने जस्ट 2 सिलेंडर्स बनाए हैं, उसके ऊपर अपना मॉडल रखा है, दैट्स इट। और उसको वाइट मटेरियल अप्लाई किया और उसमें मेटेलिक थोड़ा सा ज़्यादा किया हुआ है, तो आपके पास ये शाइनी ये वाला आ गया। एग्जैक्टली, मेटेलिक से ही आएगा। ठीक है, इसके साथ ये भी कर सकते हो कि अब वो थोड़ा सा बात की चीज़ें हैं। अब जिन लोगों का 6 महीने का कोर्स है उनको तो पता चल जाएगा, जिन लोगों का 2 महीने का मैं कोशिश करूँगा कि उनके भी ये समझा दूँ। इसमें एक लाइटिंग ऐसी भी होती है ना कि आप इस साइड से लाइट दो और इसका ये जो ब्लूइश कलर है ना, ये फ्लोर पे आए, वो ब्लूइश सा दिखाई दे। ठीक है, वो भी कर सकते हो, वो थोड़ी सी बात की बात है, वो भी हम कर लेंगे। एनी हाउ, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, और इस विंडो की अभी मुझे वैसे ज़रूरत है नहीं, लेकिन चलो फ़िलहाल के लिए मैं छोड़ देता हूँ। तो मैं अब जाता हूँ यहाँ पर, और मैं पहले इसकी लाइटिंग ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर फाइनल प्रीव्यू हमें नज़र आ रहा है। तो हम जाते हैं, लाइट्स बना लेते हैं। तो लाइट्स के आपके पास डिफरेंट किस्में होती हैं। मैं ऐड पे जाता हूँ, यहाँ पर है पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट क्या होता है कि एक सिंपल सा लाइट है और वो हर तरफ ग्लो कर रहा है। ठीक है, हर तरफ ग्लो कर रहे हैं, उसकी पावर जितनी होगी उतना ग्लो उसका ज़्यादा होगा। लाइटिंग पे हम पूरा एक क्लास लेंगे अभी के लिए। सन, सूरज अगर आपने लगाना हो तो ये लगा सकते हो। ठीक है, फिर स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट समझते हो, वो जो ऐसे लाइट होती है, मिस्टर बीन वाला कोई मूवी किसी ने देखी है, वो स्टार्ट में उसके टाइटल में होता है। ठीक है, या स्टेज शोज़ पे जो अक्सर होता है। फिर हमारे पास है एरिया लाइट। एरिया लाइट की शेडोज़ बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़े ज़बरदस्त होते हैं। मैं हमेशा एरिया लाइट से थोड़ा सा दूर भागता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात एरिया लाइट के बगैर आपका काम नहीं होता। एरिया लाइट के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने रेंडरिंग सेटिंग हाई नहीं रखी और शेडोज़ आपने स्ट्रॉन्ग रखे हैं तो इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप रेंडर करते हो ना, वो फ्लिकरिंग सा आता है। ठीक है, तो इसको तरीके से यूज़ करना है। ओके, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, एरिया लाइट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक लाइट बन गई, इसको मैं अप कर देता हूँ। तो जिस तरफ इसका ये तीर वाला एंगल है, ये उसी तरफ रोशनी दे रहा है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, ऑलमोस्ट इतना। अगर इधर आपको समझ नहीं आ रही कि ये इसके बिल्कुल ऊपर है कि या नीचे है, तो आप टॉप व्यू में आओ और इसको बिल्कुल इसके ऊपर कर दो। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको बड़ा कर सकते हो, ऐसे करके। ओके, ये देखिए हमारे पास एक लाइट लग गई। अब जितना ये ऊपर होगा उतनी उसकी रोशनी फैलती जाएगी, लेकिन उसके शेडोज़ कम होते जाएंगे, क्योंकि वो दूर जा रहे हैं ना, तो वो इंटेंसिटी आप लोगों ने देखनी है।
ओके, ये मैंने एक लाइट लगा दिया, इसकी पावर जो है वो 10 वाट है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 1000 कर दूं तो ये क्या करेगा, ये देखें यहाँ पर रोशनी सी आ गई है हमारे पास। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो कि इधर बैक साइड पे ये लाइट जो है ना, ये भी एक लाइटिंग का तरीका है। आप बजाय इसके कि इसके टॉप पे लाइट दो, आप इस सेट के ऊपर लाइट दो। इसी लाइट को आप ऐसे रोटेट करो, ठीक है। जब ऐसे आप रोटेट करोगे और ऊपर नीचे भी लेकर आ सकते हो इसको। ये लाइटिंग की ट्रिक्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ तक ले आऊँ तो भी आपका बैकग्राउंड जो है ना वो हल्का हो जाता है, और आपका जो मॉडल है वो थोड़ा डार्क कलर है तो वो उसके ऊपर पॉप अप करके ही निकलना है। असल मकसद हमारा यही है कि हमारा जो मॉडल है ये बिल्कुल हमें साफ सुथरा दिखे। तो आप ये ट्रिक्स भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है, और ये सारा 3 पॉइंट लाइटिंग में ही होता है। एनी हाउ, अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ, और 1000 की जगह मैं कितना कर दूँ, ये कितना था, 10 था, मैं 100 कर लेता हूँ, चले, ठीक है। ये मैंने 100 कर दिया। फिर मैंने एक और लाइट बनाना है, तो आप इसकी कॉपी भी ले सकते हो। तो शिफ्ट डी और फिर एस्केप का बटन क्लिक करो ताकि आपकी पोजीशन डिस्टर्ब ना हो, तो आप इसकी कॉपी भी ले सकते हो, ठीक है। और अगर कॉपी नहीं लेनी, दोबारा बनाना है, तो वो भी बना सकते हो। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर ऐड लाइट, एरियल लाइट, ठीक है। हाँ, इसको ले आओ यहाँ पर, बस सिर्फ एक टॉप पे लगाने, 2 साइड्स पे लगाने, ये 3 पॉइंट लाइटिंग है, ठीक है। यहाँ पर अब आप देखो कमाल इसका। तो ये मेरे पास लाइट है, इसको मैंने रोटेट करना है, तो रोटेशन के लिए आप यहाँ पे भी आ सकते हो या इधर भी आ सकते हो, और यहाँ से भी रोटेट कर सकते हो, ठीक है। ये -90 हो जाएगा, तो ये हमारे पास रोटेट हो गया। फिर इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले आए, और ये मुझे काफ़ी छोटा लग रहा है, तो आप इसकी साइज़ को भी चेंज कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, या इसकी जगह ओवरऑल भी इसका साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और ओवरऑल इसका साइज़ चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा घुमाएं फिराएं ताकि हमें समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं। तो इस लाइट को थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा करीब कर लेते हैं, ऑलमोस्ट इतना, और थोड़ा सा, अच्छा ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लगाई है ना, ये आप थोड़े से ऐसे भी लगा सकते हो, वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस लाइट को मैं थोड़ा सा रोटेट करूँ इधर, मैं थोड़ा सा ऐसे भी लगा सकता हूँ, दोनों तरीके आपके पास हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर। अब मुझे कोई बता सकता है कि इधर ये एंगल, ये एक्सेस जो है उस तरह नहीं परफॉर्म कर रहे, एक्सेस, इसको कैसे ठीक करूँगा, बताओ बताओ। एक्सेस का एंगल कैसे चेंज करते हैं, ग्लोबल एंड लोकल समझाया था ना, ठीक है। तो आप यहाँ पर आए और इसको लोकल कर दें तो वो उसके मुताबिक वो चेंज हो जाएगा, तो आपके पास कंट्रोल ज़्यादा रहता है, ठीक है। ओके, ये मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ये जस्ट आपको सिखाने के लिए मैं कर रहा था। एनी हाउ, ये मैंने कर दिया, और इसकी जो पावर है ना वो मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ऑलमोस्ट 15 सही है। अब ये कितना रखना है ये आपने यहाँ पर देखना है अपने मॉडल को, कि उससे वो ब्लैकनेस ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल मैं फ़िलहाल 30 कर देता हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो बाद में मैं इसको कम कर लूँगा। और अब इसी की कॉपी लेनी है तो शिफ्ट डी, और इसको यहाँ पर ले आए, ठीक है। और इसको जस्ट हमने रोटेट करना है, तो रोटेशन के लिए मैं ऑब्जेक्ट टूल पे आता हूँ, और इसको ऐसे, नॉट ऐसे, ऐसे करता हूँ, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेसिक लाइटिंग हो गई है, और ये देखें ब्लैक बिल्कुल ख़त्म हो गया। इस तरह आपने कंट्रोल करना है। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा वाइट हो गया है, थोड़ा सा डार्क होना है, इतना वाइट नहीं रखना मैंने,
तो आपने अपने मॉडल को नहीं छेड़ना, आपने जस्ट अपने लाइट्स को छेड़ना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, एक साइड से लाइट ज़्यादा होती है, एक साइड से लाइट थोड़ी सी कम होती है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो मैं इस वाली लाइट पे क्लिक कर लेता हूँ और इसकी जो पावर है वो मैं हाफ कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 15 कर देता हूँ। एक साइड से आपने थोड़ा सा डार्क दिखाना है, ये तरीका है उसका किसी भी एक्टर को शूट करने का, या कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, 3 पॉइंट लाइटिंग का सिनेरियो ऐसा ही है। ओके, ये मैंने कर दिया। अब हमारे पास हमारी चीज़ बहुत प्रॉपर नज़र आ रही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे अभी भी इसमें कुछ ज़रूरत है, तो आप फ्रंट पे भी एक लाइट लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये अब एक्स्ट्रा है, ये ऑप्शनल होता है, डिपेंड करता है आपकी सिनेरियो पे कि उधर ज़रूरत है कि नहीं है। बाज़ औक़ात मॉडल की टेक्सचरिंग ऐसी होती है कि साइड से तो आप कवर कर लेते हो, लेकिन फ्रंट उसका फिर भी डार्क ही रहता है। तो मैं जाता हूँ शिफ्ट डी, एक और कॉपी ली और इसको मैं क्लिक करके और यहाँ पर जस्ट रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। और रोटेट करने के बाद अब देखो, अगर ये फ्रंट पे आप लेकर भी नहीं आते हो तो सेट के ऊपर उसका असर पड़ गया है, फिर भी हमारा बॉटल जो है वो पॉपअप करके हमें नज़र आ रहा है। तो इसको आप नीचे लेकर आए, फ़र्क नज़र आ रहा है ना पूरे बॉटल पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा दूर की तरफ लेकर जाता हूँ। किसी ने मैसेज किया है, लेट्स सी। बस एक ही लड़की से मुझे डर लगता है वो कहीं ऑनलाइन ना आ जाए। आ गई है वही आ गई है। जस्ट फ्रंट कैम शो हो रहा है सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही, जस्ट फ्रंट कैम शो हो रहा है। ये का मैसेज है मेरे ख्याल से। नजम सर नहीं, अभी तो शो हो रही है। नजम, देयर इज मुझे समथिंग रॉन्ग विद योर व्हाटएवर। मेरी जान, महविश को नज़र आ रहा है। सनम, आपको मेरी स्क्रीन और आवाज़ दोनों नज़र आ रही है? ये लड़की पक्का बीड़ी पीने चली गई है। सनम, अच्छा ठीक है, चलो ओके। तो नजम, आई एम सॉरी, मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी सबको तो नज़र आ रहा है। आप रिस्टार्ट कर लो, कुछ कर लो, या दोबारा री एंट्री मारो, मे भी उससे ठीक हो जाए। ओके, ये मेरे पास फ्रंट लाइट आ गई। और अब आपके पास बहुत सारी चीज़, अब वो परफ्यूम के अंदर जो लिक्विड है ना, उसके अंदर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइप की भी चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, ये किस चीज़ से आई हुई हैं, किसी को आइडिया है? आप इस बॉटल की तरफ देखो ना, तो यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स से नज़र आ रहे हैं, जिस तरह रियल में भी होता है। तो ये किस चीज़ के पार्टिकल्स हो सकते हैं? हाँ, लिक्विड नो हमने बनाए नहीं, हमने तो सिंपल कलर अप्लाई किया, लेकिन फिर भी वो लिक्विड की तरह हमें अब वो चीज़ें हैं। फ्रंट लाइट से सिर्फ रोशनी आई, उसने ऑफ कोर्स उसने वो क्या कहते हैं उसे उर्दू में, नुमाया कर दिया है, लेकिन थे तो पहले से वो कैसे थे, क्योंकि हमने तो कोई इस तरह की चीज़ अप्लाई नहीं की। बताओ, सोचो। हाँ, नहीं, मज़ा आता है लोगों को तंग करने में। बताओ कौन कर सकता है ये? सोचो सोचो। हैं? नहीं, सोचो सोचो सोचो। हैं? क्या हुआ? नहीं नहीं, मेरा तो दिल कर रहा है बताने को, लेकिन मेरा दिल ये भी कर रहा है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों, हाँ वो आ गए, हाँ ये भी सही है, चलो अरे बता दो। हम सर कौन से पार्टिकल? हाँ जी, कौन से पार्टिकल, मतलब मुझे तो ले नहीं आ रहा। लेट आने का फिर यही वजह होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स इन एरियाज में, यहाँ पर मतलब नॉइज जैसा। आप लोग को हाँ उधर से दिखाई भी नहीं, हाँ अच्छा नहीं दिखाया, ये अच्छा बहाना है, ठीक है, दिखाई नहीं दे।
देखो मैंने बता हमने जितनी भी सरफेसेस बनाए हैं अभी तक, सब में थोड़ी बहुत रफनेस हमने डाली है, ये वही रफनेस है, लेकिन अभी तक वो नुमाया नहीं थी। हैं? रफनेस कब बोला है तुमने? हैं? रफनेस बोले? अच्छा, देखो काबिल बच्चे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। तो वो रफनेस नुमाया नहीं थी, लेकिन जब हमने उसके सामने लाइट लगा दिया ना, तो वो हमारे सामने नुमाया हो गई है, ठीक है। तो समटाइम्स रफनेस आपके लिए प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकता है। जैसे जब आप रेंडर करते हो और आपके पास कंप्यूटर अच्छा ना हो, तो आप सेटिंग्स लो कर देते हो, तो उसकी वजह से ये नॉइजी वॉइजी वाला सिस्टम आ जाता है। लेकिन समटाइम्स ये आपको इस तरह की चीज़ों में बचाता भी है। मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। मैंने इधर कैमरा फिट किया हुआ है। अच्छा, मैं जूम कर देता हूँ। अभी इसको रेंडर होने, ये देख रहे हो थोड़ा सा नॉइस सा चल रहा है इसमें इधर उधर। ओ भाई, टीवी चेंज करो, इधर सही है, ठीक है। ये आप उधर देखोगे, ये वीडियो देखोगे तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी, वो उधर तो नज़र ही नहीं आ रहा। ओके, एनी हाउ, ये हमारे पास फ्रंट लाइट है। तो फ्रंट लाइट जस्ट हम सारे लाइट्स को क्या कहते हैं, बैलेंस करने के लिए हम थोड़ा बहुत ये कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी तब ही यूज़ करना है जब आपको ज़रूरत हो, ज़रूरत नहीं है तो मत यूज़ करो। अच्छा, इसके साथ आप एक और भी काम कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इन सारे जो लाइट्स हैं इनका एक ग्रुप बना लो और इस ग्रुप को रोटेट करो, ठीक है। तो इस बॉटल के ऊपर शीशा है ना, तो जब ये रोटेट होगा ना, तो वो रोशनी उसके साथ रोटेट होगी, तो आपके बॉटल पे वो बड़ी मज़ेदार सी एनिमेशन उस पर आएगी, ठीक है। अब मैं मेरे जितने भी वीडियोस हैं, अगर आप ऑनलाइन देख लो, उसमें जब टेक्स्ट आता है एंड में, या कोई मॉडल आता है या कुछ भी आता है ना, तो उसके अंदर कोई शाइन, एनिमेटेड शाइन सी चल रही होती है, वो स्टैटिक कभी भी आपको नहीं दिखेंगे। तो मेरा तरीका ये होता है, सिनेमा 4D में तो बहुत इजी है, इसमें पता नहीं इसमें कैसे होगा। मैं ना जो ओवरऑल हमारे पास जो HDRI लाइट होती है, मैं उसको एनिमेट कर देता हूँ। बस वो जितना प्रोजेक्ट होता है, जितनी एनिमेशन होती है ना, जैसे 200 फ्रेम्स का प्रोजेक्ट है, तो 200 फ्रेम्स तक वो ग्लोब घूम रहा होता है। तो जब वो घूम रहा होता है ना, तो नीचे उसके अंडर जो भी चीज़ें पड़ी होती हैं, उन सब में वो रिफ्लेक्शन एनिमेटेड होती हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ये आपको मैं एक प्रो टिप बता रहा हूँ। इससे आपका जो एंड वाला सीन होता है ना, आपके प्रोडक्ट का या आपकी किसी टाइटल का या कुछ भी आप बना रहे हो, उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। एनी हाउ, ये लाइट मैंने लगा दी है, और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, अगर इसकी हम वॉट बढ़ा दें, तो हमारे पास वो और शाइनी हो जाएगा, या और लाइटनेस उसमें आ जाएगी। लेकिन मुझे ये इतना शाइनी दिखाना नहीं है, मुझे थोड़ा सा ये डार्क में दिखाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो लाइट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे ये पैटर्न सा जो बन रहा है ना, ग्रेडियंट सा, मुझे ये चाहिए असल में, तो वो उसको डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है। ये सिंपल सी हमारी लाइटिंग हो गई। नेक्स्ट हमने क्या बनाना था, कैमरा, ठीक है। तो आपने आना है यहाँ पर ऐड, ये वाला कैमरा मैं दिल तो नहीं कर रहा मेरा, लेकिन ये मैं डिलीट कर देता हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने सेट किया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। साथ में मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, एक मिनट। जिस टाइम आपने मुझे मैसेज किया ना, उस टाइम हम समोसे खा रहे थे। मैंने सॉरी नहीं देखा आपका मैसेज, बहुत बाद में रीड कर लिया। अपने ओके, खतरनाक वाली कॉल भी बीच में आई है। अच्छा ओके, मैं कैमरा बनाता हूँ, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर ऐड,
और यहाँ पर आऊँगा नीचे कैमरा, ठीक है। और कैमरा मेरे पास बड़ा घटिया सा कैमरा बन गया, ठीक है, ये वाला मेरा कैमरा है। लेकिन मुझे कैमरे की व्यू उसकी थ्रू देखना है कि मेरे कैमरे में मुझे क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, तो मुझे कैमरे की व्यू में जाना है। तो कैमरे की व्यू में जाना बहुत इजी है। मैं इस तरह कर लेता हूँ, इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और मैं जाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो आपने करना ये है कि यहाँ पर एक छोटा सा एरो बना हुआ है, ठीक है। आप उस पर क्लिक करो। अगर वो एरो आपको नज़र नहीं आ रहा तो एन का बटन क्लिक करो, एन, तो आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी, ठीक है। इसमें आपने करना क्या है कि हम इसको कह रहे हैं कि कैमरा व्यू के थ्रू देखो, तो हम वैसे ही सेट करेंगे। तो हम जाएंगे यहाँ पर कैमरा टू व्यू, यहाँ पर आना है, ये आइटम्स में खुलेगा, आपने व्यू में आना है और यहाँ पर क्लिक करना है कैमरा टू व्यू। ये क्लिक किया, फिर एन का बटन दोबारा क्लिक करें, ये विंडो बंद हो जाएगी। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है टॉगल द कैमरा व्यू, आप इस पर क्लिक करो तो कैमरे में अब क्या नज़र आ रहा है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपने सबसे पहले तो अपना फ्रेम सेट करना है। तो मैं जाता हूँ थोड़ा सा, हमेशा अपना प्रोडक्ट जब भी आप बनाते हो कोई भी प्रोडक्ट, तो हमेशा अपना प्रोडक्ट सेंटर में कोशिश करो रखो, इर्द गिर्द उसका एरिया प्रॉपर होना चाहिए, उसी से बैलेंस बनता है, ठीक है। अगर आपने प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनाया है, प्रोडक्ट भी अच्छा बनाया है, लेकिन आपने फ्रेमिंग वो नहीं की हो, बैलेंस फ्रेमिंग नहीं की हो, तो आपका पूरा मॉडल बहुत बेकार लगता है। इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें, ठीक है। ओके, मतलब जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो ना, और उसको अपना प्रोडक्ट ही सही तरीके से ना दिखाई दे, तो वो आपसे क्या काम करवाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। और अब ये जो भी हो रही है ये कैमरे के अंदर सेटिंग्स हो रही हैं, ठीक है। अगर मैं जूम करता हूँ तो कैमरा जूम हो रहा है असल में। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर आता हूँ और थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और मेरे पास ये मज़ेदार सी फ्रेम बन गई, ठीक है। टेक्सचरिंग वैक्चरिंग हमने ऑलरेडी अप्लाई की हुई है, यहाँ पर हमने अपना फ्रेम बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर भी कैमरा ऑप्शन ऑन कर दे तो कैमरे में हमें ये इस तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसको रेंडर करना है। अब इसमें एनिमेशन रहती है, एनिमेशन भी सिखाता हूँ, ठीक है। पहले स्टैटिक को कैसे रेंडर करते हैं, फिर एनिमेटेड को कैसे रेंडर करते हैं, दोनों देखते हैं। तो ये मेरे पास फ्रेम बन गया। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर रेंडर सेटिंग्स में। हमने यहाँ पर, अब आपके पास डिपेंड करता है कंप्यूटर किस लेवल का है। अगर आपके पास कंप्यूटर इतना अच्छा नहीं है तो फिर आप ईवी पे रेंडर किया करें, ठीक है। लेकिन ईवी पे रेंडरिंग में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, लाइटिंग में, HDR में, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ठीक करनी होती है। अगर आपने उस पर काम नहीं करना और आपको एक स्टैटिक इमेज चाहिए, ठीक है, लेकिन हाई क्वालिटी में चाहिए, अच्छी क्वालिटी में, तो आप साइकिल्स यूज़ किया करो। साइकिल करके यहाँ पर फीचर सेट सपोर्टेड, तो ये ऑलरेडी सपोर्टेड सेलेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है नीचे GPU कंप्यूट। आपके पास अगर कंपैटिबल ग्राफिक्स कार्ड है तो उसकी थ्रू रेंडर करो, जल्दी हो जाएगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी। लेकिन अगर आपके पास GPU कंपैटिबल नहीं है, इसको हम GPU भी बोलते हैं ग्राफिक्स कार्ड को, ठीक है, GPU कंपैटिबल नहीं है तो फिर आप CPU पे जाओ। CPU पे भी आपको सेम क्वालिटी दिखेगी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मेरे पास जो ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है वो GPU पे कंपैटिबल है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। अगर कंपैटिबल नहीं होगा ना तो यहाँ पर कोई एरर आ जाएगा आपके सामने। तो मैंने वो कर लिया, ये मेरी सेटिंग्स हो गई। फिर नीचे हम आते हैं नॉइज़ की सैम्पलिंग। इसमें जो नॉइज़ है थोड़ी बहुत जो बची हुई है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी रखनी हो, आप कहते हो कि नॉइज़ फ्री हो, तो ये वाला जो मैक्सिमम सैम्पल्स है ना, ये आपने बढ़ाना है। और ये किस तरह बढ़ाना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। 1024 है ना, तो अगला क्या होगा, 2048 होगा ना, फिर अगला क्या होगा, 4096 होगा। इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगेन अगर ये आप बढ़ाते हो तो आपका रेंडर टाइम काफ़ी, ब्लेंडर में जो सबसे बुरी बात है वो रेंडरिंग की ही है।
ठीक है, कि रेंडरिंग में आकर ये फेल हो जाता है। तो इस नंबर को बड़े एहतियात से यूज़ करना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट है कोशिश करो वो यूज़ करो, ठीक है, ये नॉइज़ की रिडक्शन के लिए। फिर नीचे हमारे पास एक डिनॉइज़ का ऑप्शन भी है। अगर इससे थोड़ा बहुत नॉइज़ बच जाता है तो डिनॉइज़र उसको और डिक्रीज़ कर लेता है, उसके नॉइज़ को ख़त्म कर लेता है। तो ये ऑप्शन भी आप कोशिश करो ऑन रखो, इससे भी रेंडर टाइम आपका बढ़ जाता है, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पर आते हैं ना, जो सबसे ज़रूरी है वो ये वाला है, मैक्सिमम सैंपल मैंने 1 किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है 4096, लेकिन इसकी क्वालिटी फिर वैसी ही होती है, ठीक है। लेकिन ये वाली वैल्यू तभी यूज़ करें जब आपने जस्ट एक ही फ़ोटो रेंडर करनी हो। अच्छा, अगर वो फ़ोटो आपने 4K में रेंडर करनी हो, 16K में रेंडर करनी हो, उससे अप में रेंडर करनी हो, तो फिर आपको ये वैल्यू भी बढ़ानी होगी, ये भी फिर बढ़ाएं साथ में। अब आप 16K का पिक्चर एक्सपोर्ट करोगे तो वो 16K का पिक्चर उससे क्या क्या बन सकता है, वो एक बड़े सिनेमा स्क्रीन पे चल सकता है, वो एक बड़े बिलबोर्ड पे उसकी बड़ी सी फ़ोटो आ सकती है। तो ऑफ कोर्स फिर उसके लिए आपने क्वालिटी बढ़ानी है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 4096 होता है। लेकिन अभी के लिए हम इसको 100 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, ताकि आपको जल्दी जल्दी उसका वो दिखे। तो अगर आप ये रखते हो तो अच्छी क्वालिटी है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका इतना ही होता है, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ हैं, इसको छेड़ो ना छेड़ो इससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ये इसका आपने ख्याल रखना होता है, ठीक है। ये वाली व्यू पोर्ट के लिए होती है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ये वाला जो है ये फाइनल रेंडर में आपको क्या दिखाई देगा, ये उसके लिए। अब क्लियर हो गया। व्यू पोर्ट के अंदर ये वाली है, ये जो यहाँ पर आपको क्वालिटी दिखाई दे रहा है। जब आप फाइनल रेंडर करोगे तो उसकी सेटिंग्स ये है, तो आपने ये वाली देखनी है। तो अभी मैं 4096 नहीं रख रहा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको 1 ही रख देता हूँ, ठीक है, ताकि ये जल्दी से रेंडर हो। ओके, ये मेरे पास इसकी रेंडरिंग सेटिंग हो गई। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर आउटपुट में। आउटपुट फाइल साइज़ क्या रखनी है, 1920 x 1080 जिसको हम फुल एचडी बोलते हैं। वैसे मैं सबको मशवरा यही देता हूँ कि इसी में लगे रहो, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके पास वो ना तो वो कंप्यूटर्स है ना आपके पास वो क्लाइंट्स है जिसके लिए आप 16K का कुछ रेंडर करो। तो अपने आप को इसी पे आदी करो। ये यूनिवर्सल फॉर्मेट है, हर एक जगह पर ये फॉर्मेट खुल जाता है, रन हो जाता है, मोबाइल पे भी इवन। तो ये मेरा साइज़ है। हम इसको कह रहे हैं कि रेंज कितना है। मैंने अगर इसमें एनिमेशन दी होगी, जो कि मैंने दी है, ठीक है, तो अगर आपके पास एनिमेशन है तो कितने फ्रेम्स तक आपने एनिमेशन दी हुई है, ठीक है। 100 फ्रेम्स, 200 फ्रेम्स, 300 फ्रेम्स। 300 फ्रेम्स कितने सेकंड्स बनते हैं, कोई बता सकता है? 25 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से 300 फ्रेम्स कितने सेकंड्स बनते हैं? हैं? 12? 25 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से 12 नहीं बनते, 12 बनते हैं। 300, 10, 10 नहीं बनते? अच्छा, चलो फिर ठीक। ओके, 250 पे 10 बनते हैं, 300 पे 12 बनते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपकी मर्जी है जितना रेंज आपने देना है। अभी के लिए मैं जस्ट एक स्टिल रेंडर करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको 1 by 1 ही कर देता हूँ। मेरी रेंज 1 से 1 तक ही है, ठीक है। तो एक इमेज रेंडर होगा। कहाँ पर सेव करना है, तो आपने यहाँ पर नीचे आना है और आउटपुट में, तो मैं जाता हूँ और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेलेक्ट हुआ होता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और इसको मैं फाइनल रेंडर का नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, और इसको मैं डबल क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और अब इसको फाइनल रेंडर कैसे करना है, तो आपने जाना है रेंडर में, और यहाँ पर एनिमेशन है कि इमेज है? इमेज है ना, तो हम इमेज पे जाएंगे। एनिमेशन किसने बोला? ओके, ठीक है, हम यहाँ पर जाएंगे और इसको रेंडर करेंगे और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या करता है।
वो बच्चे की सांस बंद की है तुम दोनों ने साइड में ऐसे बैठा हुआ है चिपका हुआ। ये देखें आपके पास अपनी फाइल जो है वो रेंडर हो गई है, जो कि लोएस्ट से लोएस्ट क्वालिटी में है। कहाँ पर 4096 क्वालिटी और कहाँ पर एक इतने लो क्वालिटी में, लेकिन ऑफ कोर्स जल्दी रेंडर हो गया। ठीक है। अब अगर आपने एनिमेशन करनी है तो मैं पहले देख लेता हूँ कि मैंने इसमें एनिमेशन डिलीट तो नहीं की कहीं। हाँ नहीं की, ठीक है ओके, एनिमेशन डिलीट नहीं होगी। अच्छा, एनिमेशन के लिए मैंने क्या किया था कि सबसे पहले तो आप आए एनिमेशन पैनल पे, इस पे क्लिक करें तो आपके सामने एनिमेशन वाले सारे ऑब्जेक्ट्स खुल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अब मसला क्या था कि मैं इस पूरे बॉटल को एक साथ घुमाना चाह रहा था, एक एक बॉटल को। अब महविश को शायद पता हो या आपको शायद पता हो, इसमें ग्रुपिंग का कोई मुझे अच्छा सा तरीका नहीं मिला। जिस तरह दूसरे सॉफ्टवेयर में हम चीज़ों को ग्रुप करते हैं ना, इसका मुझे थोड़ा सा कुछ अजीब सा तरीका लगा, कुछ शॉर्टकट कीज़ यूज़ करके फिर करना होता है, मुझे बड़ा घटिया सा लगा। तो मैंने फिर अपने जहन से कुछ और कर लिया। तो इसमें सबसे पहले तो ये बॉटल है जो कि दो हिस्सों में है, एक इसका टॉप है और फिर इसका नीचे बॉटम वाला हिस्सा है, और फिर बॉटम वाले हिस्से में भी अंदर तीन चीज़ें हैं, आउटर ग्लास है, इनर ग्लास है और फिर लिक्विड है। तो मुझे इन सबको घुमाना था एक साथ। ठीक है। तो मुझे इसमें ग्रुप करने का कोई ज़्यादा अच्छा तरीका मिला नहीं। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक और भी चीज़ है, कलेक्शन। इसको ग्रुप कह सकते हो लेकिन ये ग्रुप की तरह बिहेव नहीं कर रहा। ठीक है। या आप इसको इसके चाइल्ड बना लो, इसको क्लिक करके ड्रैग करके इसके अंदर डाल दो तो ये इसका चाइल्ड बनता जाएगा। तो वैसे भी आप ग्रुप कर सकते हो, जो कि दोनों तरीके मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। तो मैंने क्या किया, सर कंट्रोल मैंने हाँ जी कंट्रोल कंट्रोल पी कंट्रोल पी, वो से पहले नहीं हो रहा उससे, जिस तरह मुझे चाहिए उससे नहीं हो रहा कंट्रोल पी से। ब्लेंडर इसमें फेल है, मुझे नहीं अच्छा लगा वो कंट्रोल पी वाला। मैंने रात को ट्राई किया, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। एनी हाउ महविश वो मैं आपसे सीखूंगा कि आपने कैसे करना होता है। ठीक है। लेकिन मुझे उसका मज़ा नहीं आया कंट्रोल पी से। एनी हाउ मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले इस बॉटल वाले के जितने हिस्से थे इनको सेलेक्ट किया। ठीक है। फिर राइट क्लिक किया, फिर न्यू कलेक्शन पे क्लिक किया। ठीक है। न्यू कलेक्शन मेरे पास आ गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, मेन बॉटल। ठीक है। और फिर मैंने इन सबको सेलेक्ट करके इसके अंदर डाल, इस वाले ग्रुप के अंदर। ठीक है। उसके अंदर नहीं आएगा। ओके ठीक है, ये मैंने इस तरह कर दिया। चलो मैं एनिमेशन एक और तरीके से भी सिखा देता हूँ क्योंकि इधर आपको समझ नहीं आएगी। एनी हाउ फिर मैंने क्या किया कि मैंने इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जब आप कर लेते हो फिर आपने यहाँ पर आना है स्टार्ट में, और यहाँ पर क्या बटन था, आई का बटन क्लिक करना है। आई, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ फॉर एग्जांपल, आई का बटन प्रेस किया तो मेरे पास एक की लग गई। फिर मैं आगे गया, फिर आई का बटन क्लिक किया तो मेरे पास एक और की लग गई। फिर पिछले वाले की पे आया और इसको थोड़ा सा रोटेट किया ऐसे, और फिर आई का बटन क्लिक किया। तो अब अगर मैं प्ले करूं, यहाँ से नहीं, यहाँ से जो अभी मैंने कीज लगाई, ओ भाई क्यों तका रहे हो, वो ऑलरेडी उस पर कीज लगी हुई है ना। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ से जब मैं आता हूँ तो इस तरह मेरे पास मैंने ये एनिमेशन मैं किसी और सिंपल ऑब्जेक्ट पे करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो आपको फिर ज़्यादा समझ आएगी। ये मैंने इस तरह सिंपल की लगा दी। फिर मैं कैमरे पे गया, इसको क्लिक किया। ठीक है।
और यहाँ पर कैमरा व्यू में हमने जाना है, तो ये वाला कैमरा मेरा व्यू ऑन हो गया। मैंने क्या किया यहाँ पर कि स्टार्ट में मैं थोड़ा सा जूम आउट था ऐसे। कैमरा व्यू हमारे पास सेलेक्ट है कि नहीं है? नहीं है ना, तो हम जाएंगे यहाँ पर व्यू में और कैमरा टू व्यू कर लेंगे ताकि कैमरे की कंट्रोल्स हमारे पास आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर भी आपने देखना है कि आपके पास सेलेक्ट क्या है। तो हमने टाइमलाइन, पहले ये डॉप शीट सेलेक्ट होता है, तो आपने टाइमलाइन ही सेलेक्ट करना है। ओके, तो कैमरे से मैं थोड़ा सा जूम आउट हो गया और आई का बटन प्रेस किया ताकि कीज लग जाए। फिर मैं थोड़ा सा आगे गया, ठीक है, और ऑलमोस्ट इतना, और फिर मैं थोड़ा सा जूम इन की तरफ गया और थोड़ा सा अपने कैमरा को एडजस्ट भी किया है और फिर आई का बटन प्रेस करो तो एक और की लगी, तो कैमरा का भी की लगी। ये अभी मैं किसी और सिंपल ऑब्जेक्ट पे करता हूँ, ठीक है, जस्ट आपको सिखाने के लिए। इस तरह मैंने इसकी सिंपल से एनिमेशन कर दी। तो मैंने ऑलरेडी की हुई है, तो मैं ये सारी चीज़ें कंट्रोल जी कर लेता हूँ। एनिमेशन मैंने अगर कर ली, तो अब इसको कैसे रेंडर करना है वो देखते हैं। ओके, तो अब हमारे पास एनिमेशन फॉर एग्जांपल बन गई है। तो नेक्स्ट मैंने क्या करना है, हाँ ठीक है, ये एनिमेशन तो सही है। ओके, अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, अब मुझे एनिमेशन को रेंडर आउट करना है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर, अगेन सेटिंग्स हमारे पास सेम वही है, ये भी मैं 1 ही छोड़ देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर कितने फ्रेम्स पर सेकंड, हम 25 फ्रेम्स पर सेकंड यूज़ करेंगे। रेंज अब मैंने कितना रखना है, मैंने 100 तक इसकी एनिमेशन की थी, तो मैं 1 से 100 तक एनिमेशन रख लूँगा। कहाँ पर सेव करना है, अगेन कोई फोल्डर बना लो या उसी फोल्डर में आप कर सकते हो। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर न्यू फोल्डर 1 एक्सेप्ट, ठीक है, और रेंज हमारे पास हो गया। अब आपने यहाँ पर आना है रेंज रेंडर और यहाँ पर रेंडर एनिमेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप पूछ ही नहीं रहे, यहाँ पर फाइल फॉर्मेट है। पहले वाला जो स्टैटिक इमेज जा रहा था वो आपने पीएनजी में चाहिए, आपको जेपेग में चाहिए, बीएमपी में चाहिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। वो स्टैटिक इमेज था, पीएनजी एक सार ये भी कर सकते हो। अब हमारे पास वीडियो आ रही है, तो अब क्या मुझे पीएनजी वाला रखना चाहिए या कोई वीडियो वाला रखना चाहिए? वीडियो रखनी चाहिए। ओके, यहाँ पर है हमारे पास वीडियो का ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर अब मेरा मशवरा, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, और आपके पास फॉर एग्जांपल ऐसी रेंडर आती है कि 6 घंटे लगने हैं, तो 6 घंटे तो पाकिस्तान में लाइट टिकती नहीं है। 6 घंटों में 3-4 मरतबा इंटरनेट भी कुछ ना कुछ कर लेता है, मतलब इंटरप्शन 6 घंटों में तो इंटरप्शन आनी ही आनी है, ठीक है। उससे आपकी रेंडर डिस्टर्ब हो सकती है, उससे आपकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पर वीडियो नहीं रखनी, इमेज ही रखना है। तो 100 है ना, 100 फ्रेम्स, तो ये 100 इमेजेस रेंडर कर देगा। एक इमेज में बॉटल ऐसे है, दूसरे में ऐसे है, तीसरे में ऐसे है, चौथे में ऐसे है, पांचवे में ऐसे है, सारे फ्रेम्स निकल जाएंगे, ठीक है। अब जिन लोगों को वीडियो एडिटिंग आती है या जिन लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है, हम इसको इमेज सीक्वेंस बोलते हैं। हम इन सारे इमेजेस को किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ले आकर इकट्ठे कर देते हैं, और वो हम नहीं इकट्ठे करते, ऑटोमेटिकली इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ से हम वीडियो एक्सपोर्ट कर लेते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपकी कंप्यूटर ने एरर दे दिया, 50 फ्रेम्स रेंडर हो चुके हैं और एरर दे दिया, तो अगर वीडियो में होगा तो वीडियो में सारे दोबारा करने पड़ेंगे, लेकिन अगर इमेज सीक्वेंस होगा तो 50 के 50 फ्रेम्स तो आपके निकल ही गए। दोबारा आप रेंडर लगाओगे तो 51 वाले नंबर से लगाओगे और फिर आगे 100 तक जाओगे। तो इमेज सीक्वेंस में आपको ये फ़ायदा होता है, ठीक है। दूसरा, अगर इसके ऊपर कोई टोनिंग वोनिंग करनी हो, कंपोजिटिंग करनी हो आफ्टर इफेक्ट्स में, अभी तक तो हम इस वाले प्रोजेक्ट में आफ्टर इफेक्ट्स में गए भी नहीं है। नेक्स्ट में हम इसमें थोड़ा काम करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में भी, क्योंकि नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि हम एक और प्रोडक्ट बना लें। आई थिंक 2-3 क्लासेस रहती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें हम एक और प्रोडक्ट भी बना लें, एनिमेशन कर लें, ठीक है।
जो 2 मंथ्स वाले क्या बात कर रहा था, ओके। जब आपके पास वीडियो एक्सपोर्ट होती है ना .mpeग-4 या HD या जो भी है, उस वीडियो के ऊपर अगर आप कोई फिल्टरिंग वेल्टरिंग करेंगे, कोई लाइट्स अप्लाई करेंगे ना, तो ये 3D से रेंडर होके उधर जाती है, तब आपके पास क्वालिटी थोड़ी सी डैमेज हो सकती है, ठीक है। अगर आप इमेज सीक्वेंस में लेकर जाते हो ना, अब इसमें एक सार वाला फॉर्मेट है कि नहीं है, ये है ओपन एक सार। अगर आपने प्रोफेशनली काम करना है ना, तो मैं PNG की जगह ओपन EXR सेलेक्ट करता और इसका इमेज सीक्वेंस मैं एक्सपोर्ट करता, और इस इमेज सीक्वेंस को अगर मैं आफ्टर इफेक्ट्स में लाता, प्रीमियर में लाता, फोटोशॉप में इवन लेकर आता, इसके ऊपर मैं जो भी कुछ अप्लाई करूं, इसकी क्वालिटी डैमेज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मुझे इसकी शाइन बढ़ानी है, मुझे इसको डार्क करना है, लाइट करना है, इस बैकग्राउंड के साथ कुछ करना है, तो ओपन EXR इमेज सीक्वेंस में अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा ना, तो उसमें ये क्वालिटी है कि वो आपकी ओवरऑल क्वालिटी या उसकी कलर्स को डैमेज नहीं करता। आप उनको पंप कर सकते हो, उसको अच्छा कर सकते हो, लेकिन डैमेज नहीं होगा। अगर डायरेक्ट PNG में लेकर जाते हो, डायरेक्ट वीडियो में लेकर जाते हो, तो क्वालिटी लॉस हो सकती है, डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम बहुत सिंपल सा काम कर रहे हैं, तो हम PNG ही कर लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ से PNG सेलेक्ट किया हुआ है, रेंडर, रेंडर एनिमेशन, और अब ये एनिमेशन शुरू कर देगा। और सैंपल साइकिल्स हमने सिर्फ 1 by 1 ही रखी है, ठीक है। सब कुछ कर सकते हैं, वो अभी दिखाता हूँ। इसके बाद वाला जो क्लिप दिखाता हूँ ना, तो उसमें फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है। हाँ जी, वो जो पिक्चर कर दिया, तो वो तो इमेज में कन्वर्ट हो गया ना, लेकिन 3D इमेज में फिर क्या होता है ना, कि उसमें वो जो बॉटल की डेप्थनेस है ना, वो आपको नज़र आ रही है। नॉर्मली अगर आप फोटो लेते हो ना, तो उसमें ये देखो, ये इमेज है ना, इसमें वो प्रॉपर 3D की वो एनवायरनमेंट की डेप्थनेस नज़र आ रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अगर एनिमेट आफ्टर इफेक्ट्स में करना हो, हाँ हाँ, ओके। नहीं, फिर आप रेंडर नहीं करोगे। अगर आप कहते हो ना कि मुझे आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेशन करनी है, तो आपको वो केन वाला याद है ना, केन वाला जो हमने आफ्टर इफेक्ट्स, फिर आप ये कर सकते हो कि इस मॉडल को विद टेक्सचर समेत आप एक्सपोर्ट करो GLB या किसी फॉर्मेट में, और उसको आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करो, तो फिर वहाँ पर आप इसके साथ एनिमेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने यहीं से रेंडर करके उधर लेकर जाना है, तो फिर आपके पास वो 2D फ्लैट एक वीडियो आती है या पिक्चर आती है, तो उसके साथ फिर आप जितना कर सकते हो कर लेते हो। अभी तो मैंने मल्टी पास रेंडरिंग आपको नहीं बताई ना, इसमें लास्ट टाइम मैंने समझाया था ना कि अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे इस बॉटल का कलर ही चेंज करना है, इसकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा है या कम करनी है, पीछे बैकग्राउंड का कलर मैंने चेंज करना है, तो बार बार तो आप रेंडर पे नहीं आओगे ना, तो हम मल्टी पास रेंडरिंग करते हैं। वो नेक्स्ट वाले जब प्रोजेक्ट हम बनाएंगे ना, वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसमें मैं एक्सपोर्ट करके आपको दिखाऊंगा, और उसको फिर आफ्टर इफेक्ट्स में हम कैसे ट्रीट करेंगे वो भी आपको क्लियर हो जाए। किस किस को नींद आ गई है? हाँ, सबको। अच्छा, ये चलता जाएगा, इतना टाइम नहीं है कि हम इसको पूरा रेंडर करें, लेकिन ये इस तरह एक एक इमेज करके रेंडर होता जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, आपने रेंडरिंग ऐसी ही करनी है, और मैं आफ्टर इफेक्ट्स में ना इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ताकि आपको समझा सकूँ कि इसको अब इकट्ठे कैसे करना है। तो हमारे पास यहाँ पर तो 2-3 ही पिक्चर्स जो हैं वो रेंडर हो गई हैं। अगर मैं जाऊँ यहाँ पर, कितने फ्रेम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैंने इससे पहले भी किया था ये, उसमें 18 फ्रेम्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं, जस्ट प्रीव्यू के लिए अगर मैं देखना चाहूं, बस ये इतना ही मैंने रेंडर किया है जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब ये अलग अलग इमेजेस हैं, इनको इकट्ठे करके एक वीडियो में कैसे निकालना है, तो उसके लिए फिर आपको या तो प्रीमियर प्रो आना चाहिए या आफ्टर इफेक्ट्स। तो आफ्टर इफेक्ट्स में हमने क्लासेस ली हैं थोड़ी, ठीक है।
तो मैं जाता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स ओपन कर लेता हूँ। बोर हो गई, मुझे फेस से पता चल जाता है, ठीक है। ओके, आप लोग तो फिर भी अच्छे हो। जो मेरी वीडियो एडिटिंग की क्लास है ना, उसमें कुछ स्टूडेंट्स परेशान करते हैं। मतलब आज एक बच्चे का एग्ज़ाम था, जिन्होंने 3 महीने मेरे साथ क्लासेस लिए हैं, माया सब कुछ उन्होंने सीख लिया। स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट, मेरे मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं मेरे बच्चों के। एक स्टूडेंट ऐसे था ना कि उसको मैं बोल रहा था कि यार रेंडर नहीं कर पाओगे, पहले तो उसके पास कुछ था नहीं। मैंने कहा चलो चैट जीपीटी से कोई फ़ोटो ही जनरेट कर दो। वो कैसे होता है, मुझे नहीं आता। मैंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं आता। एक दूसरे बच्चे ने अपने लैपटॉप पर वो कर दिया, ओपन कर दिया एक मॉडल। उसने कहा यार इसका स्क्रीनशॉट लो। उस बंदे को स्क्रीनशॉट लेना नहीं आ रहा था। उसने मास्टर्स किया हुआ है केमिस्ट्री में या किसी चीज़ में। मास्टर लेवल का स्टूडेंट एक स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, मैं नहीं मानता। लेकिन वो 3 महीने की क्लास लेने के बाद, अच्छा जब एग्ज़ाम हो गया, बाहर जा रहे थे, मुझे कह रहे हैं कि जी वो मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दोगे। मैंने कहा नहीं करना, तुम्हें तो नहीं करना। एग्ज़ाम हो गया तुम्हारा, सब कुछ हो गया, और तुम अभी कह रहे हो कि मुझे वो करना है। तो ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं। उधर ना मेरा थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है जब ऐसे स्टूडेंट आते हैं। एनी हाउ, अच्छा हम न्यू कॉम बना लेते हैं और इसको ओके कर लेते हैं। अरीज, इसके लिए आपको थोड़े से पुराने क्लासेस देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा बेसिक मैंने समझाया हुआ है। आपका 6 मंथ्स का है ना, चलो उसमें दोबारा ये आ रहा है, ये सॉफ्टवेयर पूरा डिटेल में हम देखेंगे। एनी हाउ, ये मैंने कर दिया। अब मैंने अपना जो जो चीज़ें रेंडर की थी, फॉर एग्जांपल मेरे 100 फ्रेम्स रेंडर हो गए, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास न्यू फोल्डर है। आपने इसको इंपोर्ट कैसे करना है, बड़ा आसान तरीका है। एक पिक्चर पर क्लिक करो जो सबसे टॉप पे है, सबसे 1 नंबर जो है, उस पर क्लिक करें। और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, देखो पीएनजी सीक्वेंस, जो उसने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। ये अक्सर अनचेक होता है। जब अनचेक होता है और आप इसको इंपोर्ट करोगे तो ये एक ही फ़ोटो आएगी। हमें एक नहीं चाहिए, हमें पूरे चाहिए। तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर पीएनजी सीक्वेंस पे क्लिक करना है और इसको इंपोर्ट करना है। तो आपके पास ये एज अ वीडियो आ जाएगी, लेकिन अभी ये वीडियो के फॉर्मेट में है नहीं। तो हमने इसको ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे ड्रैग कर देना है। और अब अगर मैं प्ले करूँ, ठीक है, अब मेरे पास थोड़ा थोड़ा वो प्ले हो रहा है। ऑफ कोर्स मैंने इतना कम रेंडर किया है, ठीक है। ये मेरे पास एक ही वो बन गई। अब अगर मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है तो आपने इसका जो एंड वाला वो है वर्क एरिया बार, जितना आपकी वीडियो है उसके ऊपर ले आनी है। ये इसका आउट पॉइंट हो गया और ये इसका इन पॉइंट हो गया, और इसको जस्ट एक्सपोर्ट करना है। तो फाइल, एक्सपोर्ट, ऐड टू रेंडर क्यू, और यहाँ पर फॉर्मेट दो। ऑफ कोर्स इसके पास साउंड नहीं है तो हम साउंड ऑफ ही कर देते हैं। H.264, अगर आपको MPEG-4 वीडियो चाहिए तो उसका कोडिक होता है H.264। तो ये ऑलरेडी सेलेक्ट है, इसको ओके करें और डेस्कटॉप पर ही हम जाते हैं और इसको कोई भी नाम दो, जैसे सेव और रेंडर, ठीक है। अब अगर मैं जाऊंगा डेस्कटॉप पे तो अब मेरे पास वो वीडियो की हालत में। तो अब इसको एज अ 1 वीडियो आप इसको प्ले कर सकते हो। ऑफ कोर्स बहुत छोटी सी वीडियो थी, तो लेकिन एज अ वीडियो आप, तो आपने डायरेक्ट 3D सी वीडियो कभी नहीं निकालनी, वहाँ से इमेज सीक्वेंस निकालना है। PNG, BMP, JPEG, जो आपको सही लगता है। मेरा मशवरा है कि अगर आपने बाद में उसमें आफ्टर इफेक्ट्स में काम करना है, फोटोशॉप में काम करना है,
फोटोशॉप में तो नहीं, अगर एनिमेशन है, लेकिन स्टैटिक है तो फिर सही है। लेकिन अगर आपने बाद में उसमें कोई कुछ भी करना है तो एक सार फॉर्मेट किया करो, क्योंकि उससे क्वालिटी डैमेज नहीं होती। अब यहाँ पर अगर मैं आऊँ फॉर एग्जांपल आफ्टर इफेक्ट्स में, और मुझे इसको थोड़ा सा, चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ कि मैं इसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। तो मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक इफ़ेक्ट मैं हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करता हूँ, वाइब्रेंस। ये मेरा फेवरेट सा है। ये आपके कलर्स की इंटेंसिटी को पॉप अप कर देता है, ठीक है। तो मैं वाइब्रेंस बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और सेचुरेशन आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आप इस तरह ब्लैक एंड वाइट टोन देना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। आप लोग ह्यू एंड सेचुरेशन समझते हो? ह्यू एंड सेचुरेशन, ह्यू क्या होता है, सेचुरेशन क्या होता है? डिज़ाइनर, हाँ। अरे हम्म, किसी को पता है कोई और डिज़ाइनर है बीच में? ओके, मैं समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये देखें, वाइब्रेंस के थ्रू आप इनकी कलर्स की इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसके ऊपर क्या क्या कर सकते हो। अब आफ्टर इफेक्ट्स 3D के साथ क्यों कंपैटिबल है? अब इसके ऊपर मुझे टेक्स्ट लिखना है, साइड से एक टेक्स्ट आए रिफ्रेशिंग फीलिंग, और साइड से कुछ और टेक्स्ट आए, यहाँ पर कोई बंदा नाचता हुआ है, कुछ भी हो सकता है इसके साथ इस मॉडल। तो वो सारी चीज़ें अब आपने आफ्टर इफेक्ट्स में करनी है। मेन हमने मॉडल बनाया 3D में, कंपोजिटिंग फाइनलाइजेशन हम आफ्टर इफेक्ट्स में करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट एक कलर अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर कुछ और अप्लाई करना चाहूँ, जैसे मैं एक सॉलिड बनाता हूँ सिंपल सा, तो मैं ओके कर देता हूँ। डोंट वरी, ये वाला जो प्रोसेस किसी को समझ नहीं आ रहा तो जो 6 महीने वाले हैं ना, तो वो तो बेफिक्र रहे, 2 महीने तक आपका आफ्टर इफेक्ट्स चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और ये पूरा सॉफ्टवेयर आप बड़े आराम से समझ जाओगे। ये ट्रैक्टर वाली विंडो मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये मेरे पास लेंस फ्लेयर है, अगर मैं इसको अप्लाई करूँ, ठीक है। तो आप इस तरह की चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। ये आपके लिए अब 3D में ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल भी है तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो उससे बेहतर ये है कि आपके पास एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, आप उसमें आ जाओ, ठीक है। अच्छा, इतना तक क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है? क्योंकि इसमें कुछ रहता नहीं है। क्लियर हो गया? अब आपको ना मैं एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, अगर फिर किसी को चाहिए तो मुझे फिर बता देना, नेक्स्ट वीक मैं ले आऊँगा। लेकिन अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स आपने बनाने हैं और उनमें एनिमेशन करनी है और उसका एक फाइनल आउटपुट निकालना है ना, तो आप मॉडल बनाओ 3D में, उसको बेसिक टेक्सचरिंग दिया करो। और फिर एक दूसरा सॉफ्टवेयर है की शॉट, ठीक है। मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास हो कहीं। हाँ, मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। ये बड़ा अच्छा सा सॉफ्टवेयर है। इसका मैं जस्ट वेबसाइट थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इससे आप फ़ायदा क्या ले सकते हो, ये जो इतनी हैवी रेंडर है और ये बढ़ाना है और ये कम करना है और इधर नॉइज़ आ रहा है और इधर ये टेक्सचर नहीं है और उधर वो टेक्सचर नहीं है, इन सब से मैं आपकी जान छुड़ाता हूँ। आप सिंपल बेसिक ग्रे कलर का मॉडल बनाओ, ठीक है। और उसके आगे क्या करना है, तो उसके आगे आपने की शॉट यूज़ करना है। ये की शॉट मैं कोशिश करता हूँ ना कि नेक्स्ट वाली क्लास में हम यूज़ कर लें। हम जल्दी जल्दी मॉडल बना के ना की शॉट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये प्रोफेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर है, ये बग्स फ्री है, उस तरह नहीं है, अनस्टेबल नहीं है, ये बहुत स्टेबल सॉफ्टवेयर है और बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका मेरे पास एक ट्यूटोरियल सीरीज़ भी पड़ा हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को दे दूँगा। इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है कि ये रियल टाइम आपको दिखा रहा होता है। आप जो कलर अप्लाई करते हो ना, वो रेंडर के बगैर ही आपको रियल टाइम दिखा देता है। इसका कोई एक मैंने देखा था यहाँ पर,
स्टूडियो इसका फुल वर्जन है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है और क्रैक्ड है, आपको कोई मसला नहीं है। मेरे पास इंस्टॉल तो नहीं है कहीं, एक मिनट, नहीं मैंने भी नहीं इंस्टॉल। एनी हाउ, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये टोटली बना है प्रोडक्ट्स के लिए। आप प्रोडक्ट 3D मॉडल करो और इधर ले आओ, इधर ही टेक्सचरिंग करो, इधर ही लाइटिंग वगैरह सब कुछ, ये आपको ऑटोमेटिकली इतनी ज़बरदस्त चीज़ें दे देता है कि आपको लाइटिंग और उन चीज़ों की टेंशन ही नहीं होती, ना टेक्सचरिंग की। क्योंकि इनकी जब ये आप वो कर देते हो, क्रैक कर लेते हो, तो इनकी पूरी लाइब्रेरी आपको मिल जाती है, वो मैं सब कुछ करा दूंगा। उसमें टेक्सचर्स हज़ारों की तादाद में है, आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बाहर से टेक्सचर या खुद से बनाने की, ठीक है। लाइटिंग, HDRIs इनके पास अपनी एक बड़ी लाइब्रेरी है, क्लिक करो HDRI, जैसे अभी मैं चेंज करूँगा तो मुझे वापस पॉली हेवन पे जाना होगा, डाउनलोड करना होगा, फिर इधर अप्लाई, उसमें ऑटोमेटिकली ड्रैग एंड ड्रॉप है। इस तरह लाइटिंग भी है, इस तरह टेक्सचरिंग है, ये बहुत आला किस्म का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट टाइम पक्का इस पे हम क्लास करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से निकलना है ना, तो इतनी क्वालिटी तो होनी चाहिए कि आप अगले बंदे को इम्प्रेस करो कि यार ये मेरा प्रोडक्ट है, देखो, इतना तो होना चाहिए। नहीं तो ये 2 महीने तो फजूल में ही जाएंगे फिर, अगर इतना भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला सॉफ्टवेयर मैं आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से आपको दे दूंगा, इंस्टॉल भी करवा दूंगा और नेक्स्ट टाइम में मैं समझा भी दूंगा। इसको लाजमी यूज़ करें। इसमें सिर्फ करना क्या होता है, इसके कुछ लवाजमात हैं वो फॉलो करने होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 3D में मॉडल बनाया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला मॉडल है, मैं ये कैमरा वो ऑफ कर देता हूँ, बोर नहीं होना, ठीक है, बस ख़त्म है क्लास, ओके। जैसे मेरा ये मॉडल है ना, आपने क्या करना है, वो सॉफ्टवेयर आपके टेक्सचर को इस तरह नहीं जानता, उसको बताना पड़ता है कि ये वाला अलग हिस्सा है, ये वाला अलग हिस्सा है, ये वाला अलग हिस्सा है, ठीक है। या तो आप अपने मॉडल को अलग अलग करके ले जाओ तो भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल तरीका है। सही तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बॉटल है ना, इसको मैं रैंडमली कोई एक कलर चिपका देता हूँ। कैप है, इसको मैं रैंडमली एक कलर लगा देता हूँ। कैप के ऊपर ये टॉप और बॉटम है, इसको मैं एक और कलर लगा देता हूँ। लेबल के लिए मैं एम्प्टी कोई एक कलर लगा देता हूँ। उधर जब मैं जाऊँगा, उधर जब मैं टेक्सचर क्लिक करके और ऐसे ड्रैग करूँगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली उनको पहचानता है कि ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है। तो जिस एरिया पर वो आप अप्लाई करोगे, वो सिर्फ उसी एरिया पर अप्लाई होगा। तो इससे आपकी टेक्सचरिंग बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। तो की शॉट नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। हम थोड़ी सी एनिमेशन देख लेते हैं, एक और सिंपल सी ऑब्जेक्ट पे के एनिमेशन कीज़ हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ओके। मैं जाता हूँ यहाँ पर और एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉक्स है, या आपके पास कोई भी मॉडल है और उसको आपने एनिमेट करना है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप आए यहाँ पर, ये मेरी आदत है, मैं ऐसे ही करता हूँ। आप वैसे यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन चलो मैं एनिमेशन पे ही आ जाता हूँ। तो ये मेरे पास मॉडल है, मैंने इसको सिंपल एनिमेट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? मैं जाऊँगा सबसे पहले यहाँ पर डॉप शीट की जगह, यहाँ से टाइमलाइन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास ये टाइमलाइन आ गया। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मुझे फॉर एग्जांपल इसकी मूवमेंट करनी है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, अपने वो चीज़ें ऑन कर लेता हूँ, और ये यहाँ पर पड़ा है ना, अब मैंने इसको की लगानी है, आफ्टर इफेक्ट्स की तरह ही है बिल्कुल। तो मैं आई का बटन क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं आई का बटन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर उसकी कीज़ लग गए, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आगे आना है पहले, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर जाता हूँ, फिर आई का बटन क्लिक करना है, एक और की लग गई, ठीक है। फिर मैं इधर आता हूँ और इसको ना मैं रोटेट कर लेता हूँ इधर, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे रोटेट किया और फिर एक की लगा ली, ठीक है। और फिर आगे आया, और चलो इस मरतबा हम इसका स्केल बढ़ा देते हैं, मैंने इसका स्केल बढ़ा दिया और फिर आई का बटन प्रेस कर दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं प्ले करूँ
ये एनिमेशन। तो जो कैप की आप बात कर रहे हो, उस कैप को आप इस तरह उठा सकते हो, रोटेट कर सकते हो। कोई शक है तो बता दो। हाँ, तो अगर वैसे काम करने हैं तो फिर वो बनाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल इसमें हो सकता है, लेकिन उस रिगिंग करेगी। हाँ जी, मैं एग्जैक्टली आप तो उसकी बात कर रहे हो ना। बॉक्स नहीं होता, बॉक्स कैसे ओपन होता है गिफ्ट बॉक्स, और उसमें भी आपको रिगिंग करनी पड़ती है। एक मिनट, मैं जो बनाना चाह रहा हूँ ना नेक्स्ट टाइम, ये पता नहीं किस ज़माने में मैंने ये बबल गम खरीदी है, अभी तक पड़ी है। एक्सपायर बबल है, किसी ने कहा नहीं है तो बता दो। मैं ये चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसकी पैकिंग बहुत मज़ेदार है, मुझे ये अच्छी लगी, मैंने इसकी काफ़ी फ़ोटोज़ ली हैं। फिर इसके अंदर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स भी हैं और यहाँ पर सिल्वर ऑब्जेक्ट्स भी हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि ये पैकिंग ये ऐसी है ना, ये खुला हो, ये ऐसे बंद हो और इसके नीचे ये बबल आए, और फिर ये खुद पूरा टर्न हो के जो इसका मेन बॉक्स होता है जिसमें और भी हैं, ये उसके अंदर चला जाए, जिस तरह हमारे पास कमर्शियल्स होते हैं। मेरा इरादा यही है कि नेक्स्ट टाइम हम यही करें, कोशिश करते हैं कि पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी, ठीक है। ये अगर पूरा बन गया ना तो मैं बहुत सेटिस्फाई होऊंगा फिर क्लास से। अभी जो हुआ है वो तो जस्ट जो भी है। बबल का नहीं है, किसी ने मरना है तो कर हैं। हाँ, बबल ही है, बबल ही है, ठीक है। ओके, ये मेरे पड़ोस में एक दुकानदार बेचता है। उस दिन मेरी नज़र पड़ी ना तो इसकी पैकिंग बड़ी प्यारी लगी मुझे, तो मैंने उससे फ़ौरन, वो ऑलरेडी ख़त्म हो गए थे, खाली डब्बी थी, एक ही पड़ा था, मैंने कहा ये मुझे दे दो। वो मैंने ले लिया। उस टाइम मैंने 2 बबल इससे खा लिए और बाकी इसकी पैकिंग मैंने रख दी है। तो इसकी फ़ोटोज़ वगैरह मैंने काफ़ी ली हैं। अच्छा, और क्या था, कुछ रहता है, किसी का कोई क्वेश्चन? मज़ा आया, समझ आई कि नहीं आई? देखो, ये काम ऐसा ही है कि ये करने से ही सीख जाता है। अब जिस तरह भाई ने बात की ना, ऑफ कोर्स इसकी टांगे निकल आ सकती हैं, इसके पाँव, जैसे अरीज ने बात की कि इसमें वो स्प्रे वाला हिस्सा नहीं है, ये सब कुछ इसमें डल सकता है। मेरे सामने स्टूडेंट्स कौन से बैठे हैं, मुझे उनको भी देखना होता है, ठीक है। अब मैंने आपको कल भी एक वीडियो दिखाई थी, 3D में मज़ा, हाँ बहुत है, डिपेंड करते कौन क्या सीख रहा है। इस वाले सॉफ्टवेयर में मज़ा है। आप लोगों ने माया सीखा था तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, ये वाला मज़ेदार है। ब्लेंडर, एक्चुअली ये मेरी पुरानी स्टूडेंट है, इन्होंने मुझसे माया, स्टूडियो मैक्स, वीडियो एडिटिंग, आफ्टर इफेक्ट्स, ये सब कुछ सीखा हुआ है। सर जब हम सर जब हम एनिमेशन को रेंडर करते हैं उसमें भी सैंपल साइज हम लोग मतलब कितना रख सकते हैं? अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो बहुत टाइम ले जाएगा। मतलब मैं शुरू में करती थी ना, मुझे तो 2-2 दिन लग जाते थे। हाँ एग्जैक्टली देखो, इसलिए महविश आप हो गई, यहाँ पर 2-3 लोग और भी हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को की शॉट का मशवरा दिया है। कि देखिए, स्टैटिक पे जब आप 4096 उसमें क्वालिटी में आप रेंडर करोगे तो एक स्टिल कितना टाइम लेगा पता नहीं। तो जब एनिमेशन आ जाएगी तो फिर सोचें 100 फ्रेम्स होंगे और एक फ्रेम फॉर एग्जांपल आपका आधा घंटा या 1 घंटा ले रहा है, तो कितने घंटों तक आपका कंप्यूटर चलता रहेगा। तो उससे बेहतर यही है कि बजाय आप इसी सॉफ्टवेयर में रेंडर करो, इसी में एनिमेशन निकालो, बेहतर यही है कि आप की शॉट यूज़ करो। की शॉट में रेंडरिंग वेंडरिंग होती नहीं है, डायरेक्ट ऑनलाइन, यही इससे बेहतर क्वालिटी वो आपको ऑन द स्पॉट दिखा देता है, ठीक है। मैं खुद जब प्रोडक्ट का काम करता हूँ ना तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं 3D में मॉडलिंग करता हूँ, की शॉट में उसको निकालता हूँ, मैं इस तरह नहीं करता। रेंडरिंग के लिए कौन बैठेगा आजकल, किसके पास इतना टाइम है भाई।
सबसे मुश्किल काम ये है कि वापडा वालों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो हमें 6 घंटे तक मुसलसल बिजली दें, ना हमारे पीटी सेल के पास इतना टाइम है कि हमें 6 घंटे तक मुसलसल इंटरनेट दें। अगर प्राइवेट कंपनी आती है तो उसको बड़े लोग बंद कर देते हैं, शार्क ने ये कहा लिया, शार्क ने वो कहा लिया, ठीक है। एक तो शार्क को भी हमारा पाकिस्तानी मिले उधर ही आके कट लगा देता है। अभी भी देख लो ना, मेरे घर में इस वक्त 20 MB का नेट लगा हुआ है और बस मर मर के काम कर रहे हैं। मतलब जो उसकी स्पीड होनी चाहिए, 20 MB काफ़ी स्पीड होती है यार वो, और केबल वाला वो है, केबल वाली इंटरनेट तेज़ होती है, लेकिन फिर भी उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। फाइबर ही लगा हुआ है मेरा भी, लेकिन उसकी वो क्वालिटी नहीं है। वो शार्क उधर बिजी होता है ना, थोड़ा थोड़ा कुरदरा करके खाता रहता है। समटाइम्स ये भी होता है हाँ कि 20 MB होता भी नहीं है, वो स्पीड आपको दिखाई दे रहा होता है। नहीं, वो एक और काम करते हैं, जब आप टेस्ट करते हो उस टाइम, जब आप कनेक्शन लगवा देते हो तो उस टाइम आपको अपलोड डाउनलोड बहुत प्रॉपर दिखाई दे रहा होता है। फिर जब 1-2 दिन गुजर जाए, एक हफ्ता गुजर जाए ना, उधर से वो कम कर देते हैं, क्योंकि फिर आप बार बार स्पीड टेस्ट थोड़ी करते हैं। नहीं सनम, भागना नहीं है इस क्लासेस, ठीक है। ये बड़ी इजी वाले और इनके बाद ये और भी इजी हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। भागने वाली बातें नहीं करनी। सर एक और क्वेश्चन है। कोई और क्वेश्चन है ऑनलाइन ऑफलाइन किसी का? यस सर है। हाँ महविश बोले। सर मैंने पूछना था, ये जो आपने लिक्विड मतलब लिक्विड टेक्सचर तो नहीं है जो अंदर आपने ग्लास की टेक्सचर दिया, तो हम नॉर्मली भी ऐसे ही करते हैं या मतलब आपने अभी के लिए इसको ग्लास टेक्सचर दिया जो अंदर नहीं नहीं नहीं, ये तो डिपेंड करता है। मैंने जस्ट इस प्रोजेक्ट के लिए ऐसे किया कि अंदर वाले को भी ग्लास रखा, बाहर वाले को भी। वैसे नॉर्मली अगर मैं करता ना, एक्चुअली स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैं उनको भी देख के चलता हूँ। मैं नॉर्मली ये ग्लास बनाता हूँ ना, तो मैं इसके अंदर होल करूँगा और यहाँ पर एजेस प्रॉपर बनाऊँगा, तो फिर मेरे पास ये और रियलिस्टिक ग्लास बनेगी। ये तो जस्ट स्टूडेंट को समझाने के लिए मैंने इस लिक्विड के लिए आप क्या करेंगे? लिक्विड के लिए मैं क्या करूँगा, लिक्विड के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट मैप्स अपनाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट मैप थोड़ा सा स्टडी कर लो तो आपको आइडिया हो जाएगा। वो ऐसे होता है ना कि नॉर्मली अगर आप लिक्विड बनाते हो तो लिक्विड बनाने के लिए ब्लेंडर का मुझे ज़्यादा नहीं इल्म, लेकिन मैं एक प्लगइन यूज़ करता हूँ, उसका नाम है रियल फ्लो, ठीक है। वो स्पेशली लिक्विड के लिए बना है। रियल फ्लो का आप देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा रियल फ्लो किस हद तक आपके लिए चीज़ें बनाता है। तो मैं तो रियल फ्लो में काम करता हूँ। लेकिन अगर इस तरह का सीन होना तो लिक्विड जो है, अगर सिर्फ लिक्विड की तरह शो करना है, थोड़ी बहुत उसमें एनिमेशन डालनी है, जैसे आप बॉटल हिलाते हो ना और थोड़ी बहुत वो लिक्विड हिलती है, तो उसमें फिर मुझे लिक्विड बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं डिस्प्लेसमेंट मैप उसको बोलते हैं, मैं वो अप्लाई करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट मैप। ये सर्च करो फिर आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सर वो कल आपका वो लेबल का इशू आ रहा था, तो वो आप ठीक हो गया था वो? हाँ हाँ, वो मिरर करना था, वो मैडम बता रही थी, हम उसकी बात ही नहीं मान रहे थे। वो मिरर करना था। मैंने बंद कर दिया वो, 1 मिनट।